और अब जिनके लिए यहाँ पे 10 माइक लगे हैं, जिनके लिए हम सब इकट्ठा हुए हैं, जिनकी बात हम सुनना चाहते हैं, जिनके संग आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो जनगण मन यात्रा में पूरे 38 जिलों में घूमे और एनपीआर, एनआरसी और सीए पर लोगों को संगठित किया, कॉमरेड कन्हैया कुमार भाकपा के नेता हैं और युवा नेता भी हैं, युवाओं की आवाज है। सम्मानित मंच और उपस्थित साथियों, मैं सबसे पहले आप तमाम लोग तमाम तरह की मुश्किलों को उठाते हुए, मुझे मालूम है कि कल से ही लोग पटना के शहर में पहुंच गए थे, रहने की जगह नहीं थी, बारिश हो गई थी, दैनिक क्रियाक्रम करने का भी कोई जगह नहीं था। जैसे तैसे ट्रेनों में, बसों में, छोटी गाड़ियों में और आसपास के इलाकों से लोग 8-8, 10-10 किलोमीटर से पैदल चल करके इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में आए हैं। मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का जो यहाँ मौजूद हैं और मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे उन सभी ड्राइवरों का कि चोट खाने के बावजूद पूरा 38 जिला वो हमारे साथ घूमे। 4000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद, 62 सभाओं को करने के बाद, आज 27 फरवरी को जब हम लोग पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक नया इतिहास लिख रहे हैं, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये दिन चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस भी है। जिन लोगों को आजाद और आजादी शब्द से दिक्कत है, उन लोगों की नफरत भरी विचारों के खिलाफ वो तमाम परमानेंट यात्री 60 से 62 लोग हमेशा हमारे साथ चलते रहे। कई साथी अपना महत्वपूर्ण काम छोड़कर, कई साथी अपनी नौकरियों से वक्त निकालकर और कई साथी अपनी पत्नियों का डांट सुनकर, अपने बच्चों का डांट सुनकर हमारे साथ घूमते रहे। मंच पे जो विभिन्न राजनीतिक दल के लोग यहाँ मौजूद हैं, वो तमाम लोगों ने एक बड़ी भूमिका निभाई है इस ऐतिहासिक रैली को अंजाम तक पहुंचाने में। कांग्रेस पार्टी के सीनियर विधायक अवधेश बाबू यहाँ आए थे, हमारी गाड़ी के साथ उनका भी गाड़ी फोड़ दिया था। वो तमाम पत्थर जो हमारी यात्रा के ऊपर चलाए गए हैं, उस कातिलाना हमले के वक्त भी शकील भाई एक बड़े भाई की तरह जेएनयू के पुराने प्रेसिडेंट की जो भूमिका हो सकती है, उस भूमिका को वो निभाते रहे, सब लोग साथ खड़े रहे। मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने प्रशासन का, पुलिस का, और मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है कि इनको ड्यूटी निभानी पड़ती है और सरकार की हाजिरी भी बजानी पड़ती है। मुझे मालूम है कि तमाम कठिनाइयों के बावजूद हमारी सभाएं हुई, परमिशन आखिरी मौके पर कैंसिल कर दिया जाता था, तो लोगों ने अपने खेत का फसल उखाड़ करके, मधेपुरा में खेत का फसल उखाड़ करके लोगों ने आम सभा कराई। उस किसान को मैं यहां से सलाम पेश करना चाहता हूं। वो एक एक जवान जो पुलिस की वर्दी पहना हुआ है, जब हमारे ऊपर पत्थर चलते थे तो सर उस जवान का भी फूट सकता था। वो अंगरक्षक के तौर पे बिहार पुलिस के जो जवान हमारे साथ रहे हैं, मैं उनको आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं बिहार की मीडिया का। हम जानते हैं दिल्ली से आपको बहुत दबाव होता है, फिर भी आपने खबर लगाई, इसके लिए हम आपको अपना आभार व्यक्त करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। और
मैं विशेष रूप से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं सीएए एनआरसी एनपीआर विरोधी संघर्ष मोर्चा का, क्योंकि आप तमाम लोगों को यह एहसास हो गया होगा कि यह कन्हैया की रैली नहीं है। यह मार्केट में भ्रम था। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। दोस्त, देश बचेगा, बिहार बचेगा, संविधान बचेगा, तब न चुनाव होगा। ये एक व्यक्ति की रैली नहीं है। सीएए एनआरसी एनपीआर विरोधी संघर्ष मोर्चे के वो तमाम लोग और एक आवाज पे अपना काम छोड़कर तुषार गांधी, मेधा पाटकर, कन्नन गोपीनाथन, सारिका चौधरी, शाहनवाज भाई, वो तमाम लोग जो यहाँ आए हैं और हमारे हम उम्र तो नहीं हैं, लेकिन दोस्त की तरह बंगाल में हमारे साथ यात्रा कर रहे थे जब हमने सीएए एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ दार्जिलिंग से लेकर कलकत्ते तक की यात्रा की थी। साथी विक्टर भाई भी सीएए एनआरसी विरोधी संघर्ष मोर्चा बंगाल की तरफ से आए हैं और बंगाल से भी कुछ साथी आए हैं इस कार्यक्रम को सुनने के लिए। आप तमाम मेहमानों का मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और आपसे मैं एक चीज साझा करना चाहता हूं। मेरी अवस्था ये नहीं है कि अमूमन मैं उस शैली में बात कर सकूं जिस शैली में मैं बात करता हूं। वजह यह है कि पिछले 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। कल रात भी मैं सो नहीं पाया था, इसी वजह से मैं देर से पहुंचा यहां। वजह यह है कि देश में जो चल रहा है उसका जो उथल पुथल है, उसका जो दर्द है, वो दर्द सोने नहीं दे रहा है। इसीलिए आप सबसे माफी मांगते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि हो सकता है कि इस अवस्था में मेरे शब्द किसी को बुरा लग जाए, किसी को पसंद ना आए, तो ये राजनीतिक तकरीर नहीं है, ये राजनीतिक भाषण नहीं है, ये सोच करके उसको माफ कर दीजिएगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज देश के भीतर जो हालात पैदा किए गए हैं, उस हालात में बोलना तो जरूरी है ही, लेकिन जिन लोगों ने अपनों को खोया है, जिनके बच्चों को मार दिया गया है और उनका कोई कसूर नहीं था, वो दवाइयां लेने के लिए जा रहे थे, वो राशन लेने के लिए जा रहे थे, वो अपने बच्चे को स्कूल पहुंचाने के लिए जा रहे थे, वो अपना दुकान खोलने के लिए गए थे, जिनका घर जलाया गया, जिनके ठेले जलाए गए, जिनके अपनों को छीन लिया गया। आप बेशक इस अन्याय के खिलाफ बोलिए, लेकिन मैं आप सबसे ये अपील करना चाहता हूं कि आप सब अपनी जगह पे खड़ा होकर 1 मिनट के लिए उन तमाम लोगों के लिए जिनकी मौत हुई है, उनके लिए शांति की अपील में हमारा साथ दीजिए। हम लोग 1 मिनट का मौन धारण करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश और है हमारा आपसे, आप सब लोग बैठिए मत, जैसे खड़े थे वैसे ही सावधान की मुद्रा में खड़े होइए। कुछ कहने से पहले मैं चाहता हूं कि हम तमाम लोग जो हमारा राष्ट्रीय गान है उसको हम याद करें, उसको गाएं, और जो नफरत हमारे बीच आज बोई जा रही है, जिस नाम पे बोई जा रही है, जात और धर्म के नाम पे, उसको ढूंढने की कोशिश करें। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप सब हमारे साथ इस देश का राष्ट्रीय गान गाएं। आपको ये मंजूर है? आप हमारे साथ राष्ट्रीय गान गाएंगे?
जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाए तब जय गाथा जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, आप अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। अभी हमने देश का राष्ट्रीय गान गाया है, पूरा गान आपने सुना है। मुझे बता दीजिए कि इसमें कहीं भी हिंदू या मुसलमान का जिक्र है क्या? इसमें कहीं भी दलित या ब्राह्मण का जिक्र है क्या? इसमें कहीं भी महिला या पुरुष का जिक्र है क्या? अगर नहीं है तो आज जो इस देश में जात और धर्म के नाम पे जो नफरत फैलाई जा रही है, इंसानों को जो इंसान से बांटा जा रहा है, आपको लगता है कि यह देशभक्ति है? अगर आपको नहीं लगता है कि यह देशभक्ति है तो आप इसका विरोध करेंगे, और आप जब इसका विरोध करेंगे तब आपको अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। और एक आईएएस ऑफिसर कन्नन गोपीनाथन आज हमारे बीच में बैठे हुए हैं, देख लीजिए। अगर आप इसका विरोध करेंगे तो आप पत्रकार होते हुए अपनी नौकरी से हाथ धो सकते हैं। सैकड़ों पत्रकारों को सच्चाई निकलने के चलते उनकी नौकरियों से बाहर कर दिया गया है। आप अगर सच लिखेंगे, सच बोलेंगे तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा और फर्जी मुकदमे लगा करके आपको जेलों में बंद कर दिया जाएगा। देश के तमाम युवा नेताओं को आप देख लीजिए, डॉक्टर कफील खान से लेकर के वो तमाम लोग जो आज सच बोलते हैं, आज उनको जेलों में बंद करके छोड़ दिया गया है। ये जो हालात देश के भीतर पैदा किए गए हैं, इस हालात में हम तमाम लोगों को एक बात समझने की जरूरत है कि बड़ी चालाकी से जो हमारी लड़ाई है, जो हमारा सवाल है, क्या नाम है बाबू? दो बच्चे हैं, दिलशाद और शानिया, ये खो गए हैं, ये मंच पे हैं। जिनका ये बच्चा है वो कृपया आकर के मंच से इनको ले जाएं। वैसे तो हमारे सबके बच्चे हैं, फिर भी जो इनके माँ बाप हैं वो इनको आकर के ले जाएं। दोस्तों, मैं कह रहा था कि आज किस तरह की राजनीतिक परिस्थिति देश के भीतर पैदा की गई है कि अगर आप सरकार की बात से सहमत हैं तो सही, अगर आप सरकार की बात से सहमत नहीं हैं तो आपको देशद्रोही कहा जाएगा। सरकार ने तमाम अपनी चीजों को गुमराह करने के लिए, जो उनकी असफलता है उसको गुमराह करने के लिए रोज हमारे बीच में एक नया एजेंडा फेंकती है। अभी एजेंडा क्या आया है कि सीएए के समर्थन में और सीएए के विरोध में रैलियां हो रही है। एक बात आप मुझे बताइए कि कोई कानून जब पास हो गया है तो उस कानून के समर्थन में रैली निकालने की क्या जरूरत है? वो कानून ऑलरेडी पास हो चुका है। जिसको उस कानून से दिक्कत है वो लोग उस कानून का विरोध करेंगे। असल मसला क्या है? मसला ये है कि दिन रात जो हमारे टेलीविजन पर और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नफरत फैलाई जा रही है, उस नफरत को इस देश के गली मोहल्लों में ये उतारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ाया जाए और गांधी के इस देश में
अंबेडकर के इस देश में, भगत सिंह के इस देश में इंसानों को आपस में लड़ा करके रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और आत्मसम्मान के सवाल को गुमराह किया जाए। इसीलिए आज हमारे सामने ये कठिन चुनौती है कि कैसे ये जो साजिश है उस साजिश का हम पर्दाफाश करेंगे। आप तमाम लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भाजपा के मित्र कहते हैं कि जो सीएए का विरोध कर रहे हैं वो इस देश में हिंदुओं को नागरिकता देने के खिलाफ हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप सब लोग, बिहार के लोग, जो ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, इस धरती पर रहने वाले लोग किसी भी धर्म को, ये गुरु गोविंद सिंह की भी धरती है, ये मौलाना मजरुल हक की भी धरती है, ये पीर अली की भी धरती है, इस धरती पर क्या आप किसी भी इंसान को, किसी भी धर्म के इंसान को नागरिकता देने के खिलाफ हैं क्या? हाथ उठा करके जोर से बोलिए। तो ये झूठ क्यों बोला जा रहा है? हम किसी को नागरिकता देने के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि नागरिकता देने के नाम पर एनआरसी और एनपीआर की साजिश के द्वारा इस देश के लोगों को जो नागरिकता छीनने की तैयारी की जा रही है उसकी मुखालफत कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। और हमारी विरोध को, हमारी लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये जो अपने आप को दादा समझते हैं ना दिल्ली में बैठ करके, ये शाहीन बाग की दादियों से डर गए हैं और उसको बदनाम करने के लिए दिन रात नफरत लोगों के बीच में फैलाया जा रहा है। ये नफरत लगातार लोगों के बीच में ले जाया जा रहा है ताकि इस देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3 करोड़ 16 लाख लोगों की नौकरियां चली गई है। और नौकरियां नहीं मिलने के दबाव में यह आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से यह अपील करना चाहता हूं कि दोस्त, अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे, बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीपार से सवाल का जवाब मांगेंगे, इसके खिलाफ ये लड़ाई लड़ेंगे। आप सोचिए कि कितनी चालाकी से इस देश में गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देशद्रोही कहा जा रहा है और गोडसे जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। खुलेआम लोगों को भड़काने वालों के ऊपर एफआईआर नहीं किया जाता है और जब एफआईआर करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय देती है तो उस जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश के भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे धीरे लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकारों को छीनकर इंसानों को गुलाम बनाने की साजिश रची जा रही है। आप देखिए कि आज इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीए, एनआरसी और एनपीआर का विरोध कर रहे हैं और जो वर्दी पहन करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। उनको कैसे आपस में लड़ाया जा रहा है? मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन वर्दी पहन करके नौकरी करने वाले इन सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा। इसको बेईमानी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर थमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रॉड थमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। हम आपकी इस साजिश के खिलाफ गांव-गांव जाएंगे, एक एक इंसान के बीच में जाएंगे। और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुलावे में हैं। हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपौत्र आज हमारे मंच पे बैठे हुए हैं। ये इस बात की शिनाख्त है, देख लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत, जो नफरत आज इस देश के भीतर बोई जा रही है, इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को 2 हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिकवाकर, सूअर का मांस मस्जिदों में फिकवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और फूट डालो राज करो की नीति के तहत इस देश का बंटवारा किया।
मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में जो मुसलमान रह गए, उन्होंने जिन्ना को नहीं, गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना था। इस बात को याद रखना चाहिए। इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पार्टीशन होने की बात आई, देश में दंगे शुरू हुए, तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी थी, लेकिन वह दंगा नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो अर्धनग्न फकीर ईस्ट भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक दिया था। इस देश ने हमेशा गांधी को अपनाया है। मुझे अफसोस है कि आज अगर गांधी दिल्ली में होते तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता। अगर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जल नहीं रहा होता तो राहुल की भी जान नहीं जाती और नाजिम की भी जान नहीं जाती। कोई मां अपना बच्चा नहीं खोता, कोई पत्नी अपना शौहर नहीं खोता, और किसी बच्चे के सर से उसके बाप का साया नहीं छिन जाता। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है। इस देश की जनता को तय करना है कि उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। बोलिए, किसके साथ जाने के लिए तैयार हैं? अगर गांधी के साथ जाने के लिए तैयार हैं तो नेता की तरह मैं लफाजी नहीं कर रहा हूं। मुझे लफाजी करके, चाटुकारिता करके और वोट की गिनती करके प्रधानमंत्री नहीं बनना है। इस बात को याद रखिएगा। कुछ लड़ाइयां इसलिए लड़ी जाती हैं कि उससे चुनाव नहीं जीते जाते हैं, उससे इतिहास बनाया जाता है। और आप तमाम लोग जो आज पटना के गांधी मैदान में हैं, आप इस देश में एक इतिहास रच रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। इस देश को जब जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चलें, और वही रास्ता, वही पथ हम लोगों को एक मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अंबेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी की महानता की जरूरत है, और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हमको याद रखना चाहिए। अगर भगत सिंह की निडरता, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की समानता और गांधी की महानता अगर हमारे साथ है, तो ये गोडसेवादी ताकतें, ये नफरतवादी ताकतें इस दिल को बांट नहीं सकती है, इस देश को तोड़ नहीं सकती है। इस बात का भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। गांधी ने धर्म के आधार पर देश की बांटने की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गाने के साथ वो ये बात जोड़ते, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले बराबर का आत्मसम्मान। इस गाने में ये बात जोड़ी जाती, ये बात जोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा है कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर घंटे नौजवान आत्महत्या करने को विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी हुई है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी पे हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को, उस आईन को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। हम इस मैदान में किसी इंसान को नेता बनाने के लिए मंच नहीं सजाए हैं। हम ये जनगण मन यात्रा किसी को एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाने के लिए नहीं निकाले हैं। ये जनगण मन यात्रा इस देश में जन और गण को बचाने के लिए है। जन मतलब जनता, गण मतलब गणतंत्र। और ये गणतंत्र हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके
और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप तरीपार नहीं था, हमारा बाप दंगाई नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो, वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों? कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत है? कैसी व्यवस्था आप इस देश के भीतर बना रहे हैं? और कोई सवाल पूछता है तो आप राजनीतिक गुनागणित लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है, गिद्ध हैं। इस बात को आप याद रखिएगा और इन गिद्धों से हमको सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है, किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाले का बहा हो या टीका लगाने वाला का बहा हो, बोलिए इंसानियत का कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ है? और अगर इंसानियत का कत्ल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? आपको बुरा नहीं लगेगा? हमको क्या बनाया जा रहा है? अगर गांव में कोई मर जाता था, चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं बनता था। बोलिए ऐसा होता था कि नहीं होता था? बताइए। दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके कपिल मिश्रा के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया है, लेकिन इस देश में अगर आप सच बोलिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देविंदर सिंह एक पुलिस ऑफिसर लश्कर ए तोयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन कोई विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप मैं बताइए, अरे मानिए मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक एडवेंचरिज्म के लिए उलझुल बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, स्कूल की वो छोटी छोटी बच्चियां, कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद है जी, हैं? तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल किया था, ये आज डाइवर्ट एंड रूल कर रहे हैं। इस डाइवर्ट एंड रूल के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश की राजनीति को लाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की यहां बोल करके गई है बिहार की, सारिका, उसने बताया कि अगर यहीं पे यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पे हमको काम मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगे में अपनी जान नहीं गंवाए होते। आपको मालूम है कि नहीं कि जो लोग मारे गए हैं दंगों में वो बिहार और उत्तर प्रदेश के विस्थापित मजदूर हैं, जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए उन बस्तियों में जाकर के रहते हैं। आप देख लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में रहने वाले लोग और साउथ दिल्ली में रहने वाले लोगों में फर्क है। और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी करते हैं। साथ में मजदूरी कर रहे थे, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सवैयां खा रहे थे। तुम बेईमानों ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है। इस बात का हिसाब लिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो कुछ लोग आकर के कहते हैं क्या हो जाएगा तुम्हारे बोलने से। सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे। आज भी कुछ लोग अपने पार्टी दफ्तरों में बैठ करके वीडियो देख रहे होंगे। याद रखिएगा, ये आग बुझेगी और आपका नाम आग लगाने वालों में और हमारा नाम आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा, जब देश को जरूरत थी
क्यों नहीं लोग निकले सड़कों पर? क्यों नहीं गए दिल्ली में? सारे के सारे नेता, सारा का सारा ऑफिस दिल्ली में है। लोग निकल करके अगर चले जाते तो दंगाई भाग जाते। हमने फेस किया है दंगाइयों को। 9 बार जनगण मन यात्रा के ऊपर हमला हुआ है। हम जानते हैं कि ये डरपोक लोग हैं, ये भाड़े के टट्टू हैं। इनके सामने आप खड़े हो जाइए, इनसे आंख मिला लीजिए, ये चापलूस भाग खड़े होंगे। ये भरोसा मैं आपको दिलाना चाहता हूं। 9 बार हमला हुआ है, एक बार भी हम नहीं भागे, मैदान में डट करके खड़े हो गए। इनको क्या लगता था पत्थर फेंक करके, शीशा फोड़ करके, हमारे ड्राइवर का हाथ तोड़ करके हमारा यात्रा रोक देंगे? देख लो, आंख में काजल लगा करके यात्रा पूरी की है। लेकिन हम यहां रुकने वाले नहीं हैं। हम यहां रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि लोगों को और नेताओं को पॉलिटिकल स्टंटबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा, अपने चुनावी गुनागणित से बाहर निकलना पड़ेगा और यह समझना पड़ेगा कि आज अगर इस देश का बच्चा बच्चा आजादी का नारा लगा रहा है, इसका मतलब सचमुच जो आजादी हमको 47 में मिली थी, आज उसके ऊपर हमला है, उस पे खतरा है। और उसको बचाने के लिए, गुलामी को हराने के लिए हमको आजादी के नारे को बुलंद करते रहना पड़ेगा। और जब नारा लगाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं किस चीज से आजादी चाहिए? अरे आपकी बेईमानी से आजादी चाहिए साहब, आप ही की बेईमानी से आजादी चाहिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी बेटी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़ती है, आपका बच्चा तो कैम्ब्रिज में पढ़ता है, आपका बच्चा तो अमेरिका में पढ़ता है, और हमारे घर के बच्चे जो मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उनको 3 साल का बीए 5 साल में कराते हैं। लाज नहीं लगता है? वो है लाज? मिलाइए जनता से आंख, दीजिए जवाब। एक नौकरी करने वाला इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है, तब जाकर के पक्का मकान बना पाता है। बेटा बेटी को पढ़ा करके बेटी का शादी करता है तो उसका सारा पीएफ का पैसा खत्म हो जाता है। बशीर बद्र साहब ने कहा है, लोगों की उम्र बीत जाती है एक मकान बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में? और तुम बस्तियां जला रहे हो, इंसानों को आपस में बांट रहे हो, कैलकुलेट कर रहे हो कि प्रो सीएए और एंटी सीएए का पोलराइजेशन क्या होगा। ये प्रो सीएए और एंटी सीएए का पोलराइजेशन नहीं है। एक तरफ गांधी, अंबेडकर और भगत सिंह को मानने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ ट्रंप का तलवा चाटने वाले गुलाम हैं। इनकी गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये देश हमारा है और इस देश के संविधान की प्रस्तावना ने कहा है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। और जब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है तो क्या अमेरिका, क्या रसिया, क्या चाइना, क्या जर्मनी, हम किसी की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भारत के लोग हैं, आजाद देश में पैदा हुए हैं, अपनी आजादी के साथ अपनी जिंदगी को जिएंगे। ये बात इनकी आंखों में खटकता है। इनको लगता है कि हर किसी के हाथ में आज मोबाइल है और कोई भी लड़का जिसको कोई नहीं पहचानता है वो टिकटॉक स्टार बन सकता है। हर लड़के के हाथ में आज इंस्टाग्राम है, जिसको कोई पहचान नहीं मिली, क्लास में जिसको मॉनिटर नहीं बनाया गया, आज भी हो सकता है कि इंस्टाग्राम पे उसके 50,000 फॉलोवर हों। और रेस्टोरेंट वाले उसको फोन करते हो कि ये भैया हमारे रेस्टोरेंट में आ जाइए ना, एक प्लेट खा करके फोटो डाल दीजिएगा, 10,000 रुपया हम आपको दे देंगे। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल हमारी ताकत है। इस मोबाइल ने हमको इंपावर्ड किया है, हमको शक्तिशाली बनाया है। देखिए बेईमानों को कि कितनी चालाकी से ये शक्ति आज हमारे हाथ से छीन लिए हैं।